मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज़ तेज़ से पटक पटक कर रख रही थी, कभी इधर उधर फेंक भी रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ सुनकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गई और साथ में अनुपमा भी। लेकिन मुझे इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहे कोई। जबकि मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आ रहे हो तुम लोग यहाँ, चले जाओ यहाँ से। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां तो चली गई, लेकिन अनुपमा वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल कारण तो वही थी। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत थी, इतनी नफरत कि शायद मुझे किसी और से हो। कुछ देर तक आंखों में आंसू भरे मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफरत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूं था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थी। दरवाज़ा अनुपमा ने ही खोला था। उसके बाद फिर अनुपमा उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थी। मैं चाहती थी कि यह रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता था। मेरी बेटी ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद औरत बोली, क्या जिसने दरवाज़ा खोला था वह भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं अनुपमा ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। मैंने कहा, हाँ वो मेरी ही बेटी है। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है वह। असल में बात यह है कि हमें आपसे यह कहना है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए, अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, प्लीज़ मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग झन्ना गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर खौलने लगी थी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा कि हम सोचकर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चली गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन्हीं औरतों का मुंह नोच लूं या फिर अनुपमा का गला घोट दूं। और उन औरतों के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी और अपना गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी में तो आया कि जाके इतने थप्पड़ मारूं कि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब अनुपमा बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वो मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह से काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जबान की गोली मार दी थी, तानों से उसका पूरा शरीर छल्ली कर देती थी। मैं अभी भी उस पर जुल्म करती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलाने लगी थी कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे, हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम अनुपमा का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं और इसलिए आपको अनुपमा का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का रिश्ता तय कर सकती हैं अपने बेटे के साथ। मेरी बात सुनकर लड़के की मां ने कहा था कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो अनुपमा ही पसंद आई थी, मगर अनुपमा का रिश्ता आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कहीं कोई और लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो अनुपमा ही पसंद थी। यह बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे अनुपमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की, अब वह मेरी बेटियों का हक छीन रही है। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक अनुपमा को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का हक है वो मेरी बेटियों को ही मिलनी चाहिए। दिल में कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आई। अनुपमा कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह आराम से बैठकर मैं गुस्से से चीख पड़ी, तुम बैठकर पढ़ रही हो और वहाँ मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मैंने इस तरह से चीखने और किताब छीनने से एकदम से अनुपमा डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिनको मुश्किल से रोके हुई थी। मेरी बात सुनकर वह मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई थी।
लेकिन मैं वहीं गुस्से से खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था। जब अनुपमा की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मैं अपने पति दर्शन के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने आज भी रोते हुए कहा था, दर्शन प्लीज दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियां हैं, वह क्या सोचेंगी, आखिर उनके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही नफरत से देखकर कह रहा था, बीबी हो तो बीबी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं। मैं अपने ऑफिस कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करूँगा। वह कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं। और तुम मुझे किस हक से दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तक तो मुझे दे ना सकी। इतनी घटिया सोच लेकर कुछ पल के लिए मुझे दर्शन से नफरत महसूस हुई थी, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर से अपने घर को बचाने की कोशिश की। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वह भी तुम्हें बेटा ना दे सके तो क्या करोगे? फिर क्या तीसरी शादी करोगे? मेरी बातों का दर्शन पर कोई असर नहीं हुआ था। कहने लगे कि मैं नीति से लड़का के लिए नहीं शादी कर रहा, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वह मुझे बेटा नहीं दे सकी तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी और हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। दर्शन ने किसी की भी बात ना सुनने का फैसला कर लिया था। उन पर तो नीति का भूत सवार था और इसी हफ्ते नीति से शादी कर रहे थे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने एकदम गुस्से में कहा, अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें अभी अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। और बस यहीं पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी थी। बड़ी बेटी 7 साल की थी, दूसरी बेटी 5 साल की थी और सबसे छोटी अभी तो सिर्फ 4 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप्पी साध ली, क्योंकि अब कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ। अगले हफ्ते नीति से शादी करके उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया था। शादी बहुत ही सादगी से की थी, लेकिन उसने अगले दिन अपनी वाली खाना गरीब बच्चों को खिला दिया था। नीति के आने के बाद मेरी जिंदगी बस चल रही थी, और कैसे चल रही थी वो मैं ही जानती थी। मैं अपनी मासूम बच्चों का मुंह देख देख कर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और नीति के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही दर्शन नीति को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी तो मैं और मेरी मासूम बच्चियाँ। वह दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे थे, और यह 1 महीना मेरी किन तकलीफ से गुजरा था मैं ही जानती थी। छोटे छोटे तीनों बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ से भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ें तो अब शुरू हुई थी। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या ज़रूरत है वह दर्शन को दिखाई नहीं देती थी। मैं किसी चीज़ के लिए कहती तो मुझे ये चीज़ चाहिए, तो दर्शन हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर नीति किसी चीज़ के लिए कह देती तो वह अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती। नीति खूबसूरत थी, बात करने में भी तमीज़ था, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगते थे। जी चाहता है इसका हत्या कर दूं। इसने मेरे और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला है। दर्शन पूरा दिन नीति के साथ ही रहता है, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं था। नीति घर का कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि दर्शन ने ही उसे कहा था कि घर का कोई काम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने मत खड़े होना, क्योंकि तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। और नीति ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उल्टा दर्शन ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, नीति को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीने नहीं थी, बस गुजारनी थी, वह भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना नहीं तो दूसरे के घर की लड़की से क्या सीखवा। नीति वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसका खुद से भी मन नहीं करता किसी काम को हाथ लगाए। पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। बस दर्शन के ऑफिस आने से
5 मिनट पहले बाहर निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर दर्शन का इंतजार करने लगती। दर्शन के आते ही दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, साथ बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि दर्शन का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। मैं पूरा दिन घर के काम करती, मैं पूरा दिन घनचक्कर बनी रहती, सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 3-3 बच्चों को संभालना। इसके बाद दर्शन और नीति के बेवजह का नाटक देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इशकबाजियां देखा करती। अगर दर्शन नीति को दूसरे घर में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने नीति को तो मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था। फिर एक दिन पता चला नीति पेट से है। आए तो इतना खुश हुए जैसे वह पहली बार बाप बन रहे थे, लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने नीति के लिए दूसरा घर ले लिया और उसमें नीति को शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जाते जाते एक जख्म और दे गया। कहा कि अगर नीति इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र नीति के बच्चों को लग जाएगी। मेरे दिल पर धक्का सा लगा था, लेकिन नीति का मेरे घर से जाना मेरे लिए सुकून की बात नहीं थी, क्योंकि नीति होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो दर्शन उससे भी बेफिक्र हो गए थे। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैं सिलाई का काम शुरू कर दिया। दर्शन को फ़ोन करके सामान मंगाते भी तो वह एक हफ्ता लगा देते, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ भी पैसा आता वह घर के खर्च करती। यह दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि दर्शन की नौकरी चली गई और नीति ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में दर्शन ने जो किराए पे मकान ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गए। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वह सैलरी अनुपमा और नीति पर ही खर्च हो जाती है। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट्स वगैरह हर वक्त मौजूद रहते, जबकि मेरी बेटियों की समय ऐसा कुछ भी नहीं था। दर्शन की सैलरी तो अनुपमा और नीति पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्चे और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते? मैं अपना वहीं सिलाई का काम करती रहती और अपने और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। दर्शन अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। नीति शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मग्न रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो एक दिन उसने किचन में ताला लगा दिया। मैंने नीति से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू के खर्चे बढ़ाते रहें। उसका साफ इशारा मेरी बच्चियों की तरफ था। जब नीति किचन को ताला लगा रही थी तो दर्शन सामने बैठे बैठे यह सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला और शिकायत की नज़रों से दर्शन की तरफ देखा तो उसने कंधे उस्का दिए। कहने लगे कि हाँ, नीति ठीक कह रही है, अब आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा, तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहती रही कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च करती हूँ, बल्कि नीति तो बेफजूल खर्ची करती है। ना जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे मेरी बुज़दिली कहो या मेरी गलती कि मैं अपने पति से डरती थी, बस यहाँ पर भी मैं खामोश हो गई। नीति ने मेरी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी अनुपमा को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने दर्शन से इस बारे में बात की तो कहने लगे कि नीति ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियां तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना बेस अच्छा बना चुकी हैं। अनुपमा को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती हैं। अनुपमा का कच्चा दिमाग है, अगर अभी से सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वह पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगी। कोई त्यौहार होता
कोई फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए जोड़ तोड़ करके मैं खुद कपड़े बनाती थी, लेकिन अनुपमा के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता। यह देख देख कर मेरी बेटियाँ में हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी मुझसे शिकायत करती कि मम्मी, अनुपमा तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। अनुपमा की मम्मी इतने सारे जेवर और इतनी सुंदर कपड़े पहनती हैं और आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांटकर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। अपने बच्चों की ज़रूरत है देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन जो अंतर अनुपमा के रहन सहन में और मेरे बच्चों में था, मैं उसे पाट नहीं पा रही थी, बस खाई को भरने में नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उन्हें अपने बाप से नफरत ही होती जा रही थी, क्योंकि वह उतना तो समझती थी कि नीति नाम का यह जो सांप है उनके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बिठाया है। फिर खबर मिली कि नीति फिर से प्रेग्नेंट है। दर्शन बहुत खुश है। इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वह पहले की तरह ही नीति का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दर्शन और नीति मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। दर्शन और नीति की मौके पर ही मौत हो गई। मैं घर में दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर आ खड़ी थी। सब कुछ खत्म हो गया था। दर्शन और नीति ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। नीति का बच्चा पेट में ही खत्म हो चुका था। इस हादसे से एक बार को मैं तो अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाले। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। नीति तो मेरे लिए ही नहीं थी, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे लिए नहीं थे। वो हर वक्त नीति के आगे पीछे फिरते, उसके ही खर्चे करते, मेरी बच्चियों को और मुझे हमेशा इग्नोर करते। दर्शन की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन बातों से ऊपर उठा लिया था। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था दर्शन और नीति के जाने का, लेकिन हाँ, जब उस अनुपमा को कभी कभी देखती तो थोड़ा दुख होता कि फिर भी बिन माँ के बच्चे रह गई है। लेकिन धीरे धीरे यह देखो फिर नफरत में बदलने लगा कि आखिर सब कुछ इसी की माँ की वजह से हुआ है। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर गया था। अब यह पूरा घर मेरा था और इस घर की मालकिन मैं थी, क्योंकि नीति के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और नीति पूरे घर की मालकिन की जैसा चाहती वैसा होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। उस घर की थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको घर में एक सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों से फीस लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैं अपने बच्चियों का एडमिशन अच्छे प्राइवेट स्कूल में कराया और अनुपमा का भी एडमिशन प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी, ना उनसे कम ना उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगी, लेकिन अनुपमा बहुत ज़्यादा सुंदर थी। अनुपमा और उसी के लिए जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता वह अनुपमा की तरफ झुक जाता था। तंग आकर मैंने अनुपमा से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना है। अनुपमा मेरी सारी बातें मानती थी और उसने यह भी बात मेरी मान ली। वह किसी के सामने नहीं आती, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वह लोग उस अनुपमा को किसी तरह देख लेते और उसे ही पसंद कर जाते, और आज भी ऐसा ही हुआ था। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि सबसे पहले मैं अनुपमा की ही शादी करूंगी। अपने रास्ते के कांटे को निकाल ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब तक अनुपमा की शादी नहीं होती मेरी बेटियों की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैंने अनुपमा के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिए। लेकिन अनुपमा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ता था, लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी।
मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता है। मैं तो अनुपमा की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़ का न हो, जहां उसे सिर्फ दुख ही दुख हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिश्ता मुझे नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो एक साइकिल वाले से टकरा गई। वह साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर कर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर देना मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उनसे भागकर ही मैंने कहीं बचना चाहता था। मैंने हैरत से उस साइकिल वाले को देखा। अच्छी कदकाठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी मैं जा रहा था, जुए में सब कुछ हार गया हूँ, उधार भी रह गया है, तो उसी को चुकता कराने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुका दूंगा, लेकिन अभी मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, इससे अच्छा तो अनुपमा के लिए कोई रिश्ता मिल ही नहीं सकता। मैं उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और पूछा, तुम शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। मैं उसे फौरन अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर अनुपमा के साथ उसके फेरे डलवा दिए। अनुपमा बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। एक बार को मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघल गया था, लेकिन मैं अपनी नफरत से इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे साइकिल वाले की और अनुपमा की शादी करवाकर उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर अनुपमा की शादी नहीं करती तो तुम लोग में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई थी। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि अनुपमा का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। घर में मैं और मेरी छोटी बेटी बचे थे और छोटी बेटी की शादी करने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। अनुपमा की शादी किए हुए मुझे पूरे 3 महीने हो चुके थे और इन 3 महीनों में अनुपमा एक बार भी हमारे घर नहीं आई। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं अनुपमा कैसी होगी और वह एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन अचानक अनुपमा आ गई। खुश लग रही थी और ना ही दुखी। आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ में बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई, यह सब क्या था? इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? फिर मैंने सोचा, चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई थी वह पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। 1 हफ्ते के बाद अनुपमा फिर से मिलने आई और खूब ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए और तब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मुझे फिर उससे नफरत होने लगी कि इस लड़की की कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब अनुपमा मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ में था। वह मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला और साथ ही साथ उसने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बहन का रिश्ता मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कह दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे अनुपमा करती है। अनुपमा ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया यह रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने अनुपमा की एक न सुनी। मुझे लगा शायद अनुपमा को मेरी बेटी का सुख देखा नहीं जाता, वह नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर अनुपमा के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वह मान गया। जाते जाते भी अनुपमा ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। 1 हफ्ते बाद मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले भी अनुपमा ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उनकी नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी, तुम चाहती नहीं हो कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर तो हो तुम नीति की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ गए, वह रोने लगी थी। मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी भुलाकर अनुपमा से कहा, अनुपमा मेरी बेटी का ध्यान रखना। अनुपमा ने हल्के से मुस्कुरा दिया और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी सुनी ही नहीं और अपने लालच में आकर मैं अपनी बेटी की शादी कर दी।
जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी अनुपमा यह सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने भुला दिया और अपने काम में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 1 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 1 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो सोचा चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुंची तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा, पैरों तले से जमीन निकल गई। जी चाहता है मार मार करूं। अनुपमा ने मुझसे ठीक ही मना किया था कि यह शादी ना करे, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपने लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची तो मेरी बेटी फकीरों वाले हुलियों में फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए, बड़ा सा कटोरा हाथ में थामे घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी की आपने मुझे कहाँ नर्क में भेज दिया है। यह लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं सुनकर तो बोलने की हालत में नहीं थी। तभी अनुपमा भी उससे खराब हालत में थी। मैं बाहर निकली और उससे चीख कर कहा, अनुपमा तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अनुपमा रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। यह लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, हर वक्त हम पर नज़र रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थी। आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा है, ऊपर तक है, पहुंच इनकी बहुत बड़ी है। हमारे साथ साथ और कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताएं। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। अनुपमा के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था, तो वह दर्शन से कहना था। इसमें अनुपमा का क्या कसूर था? वह तो बेकसूर थी। हर वक्त तो मम्मी मम्मी कहती, मेरे आगे पीछे फिरती, मेरी मार खाती, मेरे तानों को सहती, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। खैर मेरी दोनों बेटियां मेरे पास हैं। मैंने पहली बार अनुपमा को एक माँ बनकर गले लगाया। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। अनुपमा मुझे नहीं छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। किसी तरह खुद को घसीटते हुए मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी बहुत कोशिश करने पर वह लोग मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए। सर थोड़ी छानबीन के बाद वह लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। अब बड़े स्तर पर यह लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे लोग नहीं पकड़े गए हैं, कुछ रह गए हैं जिनके पुलिस अभी छानबीन कर रही है। बहुत सारी लड़कियां थी जो इस गंदगी से अब छूट चुकी हैं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई।